क्योंकि पिछली क्लास में तुम लोगों ने इस बात को पढ़ रखा था कि एमीन यौगिकों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया था, और आपने डिफरेंट टाइप से एमीन यौगिकों के वर्गीकरण को पढ़ा। अभी आज देखो दो चीजें, एक तो एमीन यौगिकों के ज्यामिति अर्थात आकृति से संबंधित कुछ बातें, और फिर इसके बाद एमीन यौगिकों के नाम कैसे पढ़े जाएं। देखो एमीन यौगिक हो या कोई भी अन्य भी यौगिक हो, इनके नाम को पढ़ने की दो विधियां होती हैं, एक रूढ़ पद्धति और एक IUPAC। तो फिर मैंने कुछ कंपाउंड लिख रखे हैं, फिर उन यौगिकों के भैया नाम भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं ज्यामिति की। ज्यामिति का मतलब जानते हो, आकृति की। अब कहोगे एमीन यौगिकों की आकृति तो हम बना सकते थे, लेकिन फिर भी बेटा कुछ बातें पढ़ लेनी जरूरी है। देखो मैंने क्या लिख रखा है, पहले ही नंबर पे मैंने लिखा है एमीन्स की आकृति पिरामिडी होती है। पिरामिडी का मतलब जानते हो, पिरामिड के आकार की होती है, चोटी के आकार की होती है। मंदिर के ऊपर बना त्रिकोण टीला देखा है तुमने, वैसी आकृति होती है पिरामिड के आकार की। तो पहले तो ये याद रखना है कि अगर कभी भी आपसे बोले कि एमीन यौगिकों की आकृति कैसी होती है, पिरामिड के आकार की होती है, और पिरामिडी भी लिखा है तो सेम चीज को बताया गया है। अगला एक और चीज याद रखोगे कि इनमें संकरण कौन सा पाया जाता है, चाहे प्राथमिक एमीन हो, द्वितीयक एमीन हो, तृतीयक एमीन हो, सममित एमीन हो, असममित एमीन हो, और मैं तो कहता हूं चाहे एल्काइल एमीन हो या एराइल एमीन, हर प्रकार के एमीन पर बेटा संकरण का प्रकार पाया जाता है sp3। और पूछता है संकरण का प्रकार कौन से कंपाउंड पर या कौन से भाग पर पाया जाता है, तो नाइट्रोजन परमाणु पर संकरण का प्रकार बता रहे हैं। देखो इसको भी ध्यान रखो। अब कहोगे सर जी ये बात तो हमें कम समझ में आ रही, तो देखो इस बात को अच्छे ढंग से समझो। अगर किसी भी एमीन के फॉर्मूले को लिखा जाए, देखो ये फॉर्मूला लिखा है, तो देखो इस जगह संकरण का प्रकार दो जगहों पर डिमांड में आता है। पहला संकरण का प्रकार इतने भाग पर, कभी कभी पूछ लेता है इस भाग पर संकरण का प्रकार क्या है, और दूसरा पूछ लेता है एमीन ग्रुप जिस ग्रुप के साथ जुड़ा है इस ग्रुप पर संकरण कौन सा है। तो इस बात को बहुत अच्छे ढंग से याद रखना, हम इस ग्रुप की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस एमीन ग्रुप की बात कर रहे हैं। इस एमीन ग्रुप के नाइट्रोजन परमाणु पर जो संकरण का प्रकार है वो sp3। आगे चलते हैं, आगे कहता है एल्काइल एमाइन। अच्छा एल्काइल एमाइन में से देखो थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने लिखा भी, एल्काइल एमाइन ये मिथाइल एमीन का फॉर्मूला है। और मिथाइल एमीन में जानते हो ये जो सिंगल बॉन्ड दिखाया गया है ये कार्बन और किसके बीच में लगा है, नाइट्रोजन के बीच में। देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये बॉन्ड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में है, लेकिन अगर इसकी ज्यामिति को सही ढंग से बना दिया जाए, देखो तो ज्यामिति कुछ ऐसी होती है बेटा, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन पीछे की ओर, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड जुड़ा होता है। तो पूछता है अगर आपके पास एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, तो एल्किल ग्रुप में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की जो बॉन्ड की लंबाई होती है, मैंने लिखा एल्काइन एमीन में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है, आबंध की लंबाई होती है, वो 1.47 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.47 एंगस्ट्रॉम। कहोगे सर जी इसको याद करना है, लेंथ नहीं याद करना है। हाँ अगर आप इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो तो फिर लेंथ भी याद रखनी है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट नंबर पे कहता है एराइल एमीन। एराइल एमीन का मतलब है अगर मैं इसी CH3 की जगह पर बेंजीन ग्रुप को लगा देता तो उस समय एक बॉन्ड बेंजीन ग्रुप के कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी बन रहा होता। तो वो जो बॉन्ड बन रहा होता है बेंजीन ग्रुप के कार्बन और एमीन ग्रुप के नाइट्रोजन के बीच में, उस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसकी लेंथ होती 1.40 एंगस्ट्रॉम। कहता है आखिर ऐसा क्यों है, तो बेटा मैं बताऊं, एल्काइल एमाइन में कार्बन परमाणु पर पाया जाता है sp3 संकरण। अब कहोगे सर यहां तो आपने लिख दिया था, बेटा मैंने ये जो संकरण लिखा है वो किस ग्रुप पे लिखा है, नाइट्रोजन पर, और अब मैं बात किस पर कर रहा हूं, कार्बन पर। तो एल्काइल ग्रुप जो होते हैं उनके कार्बन पर पाया जाता है sp3 संकरण। और बेटा अगर यही बात बेंजीन ग्रुप को लगा देते, मैं यहां पे लगा देता, तो बेंजीन ग्रुप पर पाया जाता है sp2 संकरण। क्योंकि एल्काइल ग्रुप पर sp3 संकरण है इसलिए बॉन्ड की लेंथ ज्यादा रहेगी 1.47।
एराइल ग्रुप पर संकरण पाया जाता है sp2, इसलिए बॉन्ड लेंथ 1.47 से घटकर कितनी हो जाती है 1.40। और नहीं भी पता है तो इस क्रम को याद रखो। देखो यार मैंने आबंद कोण लिख रखा है यहाँ पे, नहीं तो मैं लिख देता, चलो फिर भी मैं यहाँ बात बता दूं। देखो इधर इसको याद रखो, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ तब मानी जाती है जब किसी कार्बन परमाणु पर संकरण का प्रकार हो sp3, इसकी बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होगी। जानते हो बॉन्ड लेंथ घट जाती है अगर संकरण का प्रकार कितना हो sp2, बॉन्ड लेंथ तो इससे भी घट जाती है जब संकरण का प्रकार क्या होता है sp। तो अब मैं कितने यही रीजन लिख रखा है कि अर्थात एल्किल एमीन में बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.47 है, जबकि एरिल एमीन में जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.40 है। क्यों? तो उसका कारण लिखा हुआ है कि एरोमेटिक ग्रुप में कार्बन एटम पर कौन सा संकरण पाया जाता है sp2, क्योंकि sp2 संकरण पाया जाता है, अतः जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.47 से घटकर कितनी हो जाती है 1.4। जब sp3 संकरण पाया जाएगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, sp2 संकरण पाया गया तो बॉन्ड लेंथ कम। देखो sp3 संकरण पाया जा रहा था, बॉन्ड लेंथ 1.47 थी, sp2 संकरण पाया गया, बॉन्ड लेंथ घट गई, और अगर sp संकरण पाया जाता तो बेटा बॉन्ड लेंथ और भी घट जाती, इस बात को भी ध्यान रखना। तो अब कहोगे सर जी इसको यहाँ पर क्या बेटा, इसका हर जगह फायदा है। कभी भी तुमको ये पता चल जाए कि किसी पदार्थ पर sp3 संकरण है और दूसरे पदार्थ पर sp2 संकरण है, तो आप हमेशा बॉन्ड लेंथ आसानी से निर्धारित कर सकते हो। और मैं तो कहता हूं बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा तब माना जाएगा जब संकरण का प्रकार क्या हो जाएगा sp। तो अगर क्वेश्चन आपसे इस प्रकार का देता है कि एल्काइल एमीन में बॉन्ड लेंथ 1.47 होती है जबकि एराइल एमीन में बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.40 होती है, इसका क्या कारण है? तो आप बताओ कि जो एराइल एमीन होते हैं, जो एरोमेटिक एमीन होते हैं, उनमें कार्बन एटम पर कौन सा संकरण पाया जाता है sp2 संकरण, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ 1.40 ही रह जाती है। और एल्काइल एमीन में अगर देखा जाए तो संकरण पाया जाता है sp3 और बॉन्ड लेंथ इसकी कैसी रहती है ज्यादा। अब बेटा एक चीज पर और आ जाते हैं, लिखा हुआ है आबंद कोण। अब सबसे पहले इसी बात को पढ़ते हैं कि आबंद कोण है क्या। देखो तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा एक एक फॉर्मूले को बनाना। सबसे पहले मैं अमोनिया के फॉर्मूले को बनाऊंगा। बेटा अमोनिया के फॉर्मूले को बनाया जाए, देखो ये अमोनिया का फॉर्मूला, और इस लाइन को हम इसलिए मिटा के ऊपर कर रहे हैं ताकि नाइट्रोजन पर लगे हुए लोन पेयर को दिखाया जा सके। अब बॉन्ड एंगल होता क्या है? केंद्रीय परमाणु के साथ ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, ये बॉन्ड एक दूसरे से किसी ना किसी कोण पर हैं, या इनमें से किन्हीं दो बॉन्ड के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है, और उस बनने वाले एंगल को ही कहते हैं बॉन्ड एंगल। तो अब देखो बॉन्ड एंगल में हम बातें क्या करेंगे कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल कम होता है या ज्यादा। फिर इसके बाद हम एक और कंपोनेंट लेंगे R, ये देखो प्राथमिक एमीन ले लिया, एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पर कौन सा ग्रुप लगा दिया एल्किल ग्रुप। अभी एक और फॉर्मूला इसी से बनाएंगे, लोन पेयर, और इस बार बेटा हम दो एल्किल ग्रुप लगाएंगे और एक हाइड्रोजन रखेंगे। जानते हो कौन सा एमीन है? द्वितीयक है। अभी लास्ट में एक और जगह बाकी है क्योंकि तृतीयक को बनाएंगे, और जगह ना भी बाकी होती तो भैया तृतीयक को बनाते जरूर उस समय। आर और तीसरी जगह पर भी आर लगा देते। अब हम लोगों से पूछता क्या है, इन तीनों यौगिकों में, अमोनिया में, प्राथमिक एमीन में, द्वितीयक एमीन में और तृतीयक एमीन में बॉन्ड एंगल का क्रम आपको बताना होता है। देखो बॉन्ड एंगल का क्रम कैसे बताएंगे, इस बात को ध्यान देते हैं, बहुत समझ लेना इस बात को, नहीं तो फिर आगे बहुत समस्या आने वाली है। क्या है कि ऐसे रट नहीं पाओगे ना, और समझने का काम है तो समझ सकते हो कम से कम। देखो समझो कैसे समझेंगे, कैसे बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बना हुआ है बॉन्ड। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अगर बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनाने में भी यूज में आते हैं इलेक्ट्रॉन। हर एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज में आते हैं। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों को करते हैं प्रतिकर्षित, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं
ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण पहुंचते हैं और ऊपर, जितना नाइट्रोजन के लोन पेयर ऊपर की ओर भागेंगे, जो बेटा बॉन्ड हो उसको उतना ही खुलने का मौका मिल जाएगा, और जब बॉन्ड को उतना ही खुलने का मौका मिल जाएगा तो बॉन्ड का एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई ये लोन पेयर जो है ये समझ लो नाइट्रोजन के सर पर बैठकर नाइट्रोजन के बॉन्ड को अंदर की ओर दबाता है, और जब नाइट्रोजन के बॉन्ड को अंदर की ओर दबाता है तो बॉन्ड के बीच का एंगल कैसा हो जाता है, छोटा। अब मैं क्या कहता हूं, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बना है बॉन्ड, बॉन्ड बनाने में भी तो इलेक्ट्रॉन लगता है। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, जिससे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन भगता है ऊपर की ओर। और मैं आपको इस जगह पर बता दूं, ये लोन पेयर जितना ज्यादा ऊपर भग जाएगा बॉन्ड को खुलने का मौका उतना ही ज्यादा मिल जाएगा और बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अब इसको देखो, ध्यान से देखते हैं। हाइड्रोजन एटम पर तो कोई नेचर नहीं है, लेकिन एल्किल ग्रुप पर एक नेचर होता है, हमेशा के लिए याद रख लो, ये तो आगे भी जरूरत पड़ने वाला है। एल्किल ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाने वाला ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन को अपने से जब दूर भगाता है तो देखो व्यवहार क्या उत्पन्न होता है। इसमें से देखा मैंने, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाने वाला ग्रुप है, नहीं। इसमें से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाने वाला ग्रुप कितना है, एक। तो मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बने ये तो बीचों बीच बने होंगे, लेकिन एल्किल ग्रुप और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, मैं कह रहा था कि एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल नाइट्रोजन के कहां पहुंचा देता है, समीप। अच्छा सोचो, ये समीप पहुंचा देगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इस लोन पेयर पर प्रतिकर्षण लगाएंगे, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पर प्रतिकर्षण कैसा कर देंगे, ज्यादा। तो इस लोन पेयर को और दूर भगना पड़ेगा। अभी आगे चलो, यहां कितने एल्किल ग्रुप हैं, तो ये तो और भी ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे, पहुंचा देंगे। अब सोचो, अभी नजदीक से केवल 2 इलेक्ट्रॉन इनको भगा रहे थे, अब नजदीक से कितने इलेक्ट्रॉन भगा रहे हैं, 4, और भी दूर भगेगा। इधर आ जाओ, अरे इधर तो तीनों एल्किल ग्रुप है और इनका काम तो तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये भी ये और भैया पूरे के इलेक्ट्रॉन बने। यहां तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास पहुंच गए। सोचो अगर सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास पहुंच गए, नाइट्रोजन का लोन पेयर कहां चला जाएगा, बहुत दूर। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर बहुत दूर चला जाएगा तो इन बॉन्ड को खुलने का मौका भी सबसे ज्यादा मिलेगा। क्या बोलते हो, मैं तुम लोगों से पूछता हूं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब समझ रहे हो तो वो तो अब पता चलेगा। अमोनिया में प्राथमिक एमीन में, द्वितीयक एमीन में और तृतीयक एमीन में सबसे बड़ा बॉन्ड के बीच का एंगल कब बनेगा, ये बात बिल्कुल सही है, तृतीयक में बनेगा। अच्छा, उससे छोटा बॉन्ड एंगल द्वितीयक, उससे छोटा बॉन्ड एंगल प्राथमिक। अच्छा, अगर मैं कभी ऐसा भी पूछ लूं आपसे, आखिर प्राथमिक में सबसे छोटा बॉन्ड एंगल क्यों बना, आपका कारण होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए कि सर जी वहां इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला कोई भी समूह उपस्थित नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित नहीं करेगा अगर कोई समूह, तो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तो वहीं बैठा रहेगा और वो बॉन्ड को हमेशा क्या करता रहेगा, दबाता रहेगा। मैं पूछूंगा सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल ट्राई एमीन तृतीयक एमीन का क्यों होता है, बताओगे सर जी इसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे और ये तीनों एल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को देने वाले ग्रुप हैं। क्योंकि ये तीनों इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचा देंगे, नाइट्रोजन। तो अगर ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास पहुंचा देंगे, अब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नजदीक पहुंचकर इन लोन पेयर को कहां भगाएंगे, दूर। तो ये सबसे ज्यादा दूर भगा देगा, तो यहां पर बॉन्ड को फैलने का मौका सबसे ज्यादा मिल जाएगा। तो देखो बॉन्ड एंगल का ये क्रम तो याद ही होना चाहिए था और साथ में आपको आंसर भी तैयार होना चाहिए था। आंसर नहीं तैयार है फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। इसको एक काम करते हैं, देखो नोट कैसे करेंगे इस चीज को, आबंद क्रम को। बेटा इसको देखो कैसे लिखेंगे, NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम, इससे बड़ा बॉन्ड एंगल होता है RNH2 का, और बेटा इससे भी बड़ा एंगल होता है R2NH का, द्वितीयक को लिख दिया, और इससे भी बड़ा बॉन्ड एंगल होता है R3N का।
अच्छा, मैं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, रुक जाओ जरा देख लो एक बार हमारी भी बात। बेटा ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पर उपस्थित है लोन पेयर, और इस पर बॉन्ड लगा हुआ है ये और ये बॉन्ड। इसमें ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलेंगे हम θ1। हम केवल ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ताकि हम इस बात को चेक करना चाहते हैं कि ये जो मैंने लाइनें लिखा दी हैं केवल लिखी हुई हैं कि आप कुछ समझ भी पाते हो इनसे। एक और देखो मैं बनाता हूं, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लोन पेयर 2। एक और मैं फॉर्मूला बनाता हूं, O सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड और R और लोन पेयर 2। अच्छा जल्दी से देख रहे हो, पहले तो इसका बॉन्ड एंगल θ1, इसका बॉन्ड एंगल θ2 और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो θ। वैसे अगर डायरेक्टली रीजन हम ना पूछे, बस इतना पूछ लें कि बेटा किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, θ3 सबसे छोटा बॉन्ड एंगल। अच्छा जानते हो इसका बॉन्ड एंगल तो बीच में आएगा। अच्छा देखो क्या आंसर देते हो, क्या इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर सकता है हाइड्रोजन? नहीं। तो यहां पर तो जो लोन पेयर है ये तो ऑक्सीजन के सर में बैठे रहेंगे बिल्कुल, और बॉन्ड को बहुत तेजी से कहां दबाते रहेंगे, नीचे की ओर। अब इस फॉर्मूले को देखा जाए तो ये तो एल्कोहल, ये जल का फॉर्मूला था ऊपर वाला, ये एल्कोहल का फॉर्मूला है। एल्कोहल पर इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला ग्रुप कितना था, 1। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन के पास लगा दिया। अपने इलेक्ट्रॉनों को जैसे ऑक्सीजन के पास सेट किया, ये लोन पेयर थोड़ा सा कहां भागे, ऊपर, और बॉन्ड को खुलने का मौका मिल गया। इस जगह पर आ जाएंगे, इसमें तो दोनों एल्काइल ग्रुप है यार, और दोनों इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को त्यागने की कोशिश करते हैं, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को ऊपर पहुंचाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉनों को ऊपर पहुंचाएगा। तो अब ये भी प्रतिकर्षण लगाएगा, ये भी अधिक प्रतिकर्षण लगाएगा, तो लोन पेयर और भी कहां चला जाएगा, दूर। और इसलिए θ3 जो एंगल है वो बॉन्ड एंगल के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा है। तो क्या बॉन्ड एंगल यहां से कंफर्म हो जाएगा? तो क्योंकि वो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, हम इसको यहां से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब बेटा आगे जाते हैं, बॉन्ड एंगल को पढ़ने के बाद एमीन्स का नामकरण करते हैं। अच्छा एमीन्स का नामकरण दोनों पद्धतियों पर करेंगे आज, एक तो रूढ़ पद्धति पर भी करेंगे और दूसरा बेटा IUPAC सिस्टम पे भी करेंगे। ध्यान देना, देखो छोड़ना मत इसको IUPAC नाम को, क्योंकि अगर केमिकल के नाम नहीं जानते हैं आप उसकी एक भी पहचान नहीं कर सकते। देखो पढ़ते हैं बेटा, पहले रूढ़ पद्धति का नाम देखो बेटा, CH3 को क्या आप मिथाइल बोलते हो? तो पहले मैं जो नाम लिख रहा हूं ये रूढ़ पद्धति का है, तो पहले नाम मैंने लिख दिया CH3 को मिथाइल, और बेटा NH2 को जानते हो क्या कहते हैं, एमीन। अब स्लैश का साइन, और इसके बाद अब हम लोग लिख, शैलेश का नहीं, स्लैश है, स्लैश का साइन। और भैया अब हम IUPAC नाम पढ़ेंगे। देखो ना IUPAC नाम कैसा पढ़ते हैं इसको। कार्बन कितना है, एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथेन, और नाम के लास्ट में लगाते हैं एमीन। और लेकिन ये याद रखना, मेथेन लिखने के बाद जब नाम के लास्ट में एमीन लगाते हैं तो भैया इसका ई नहीं लिखा जाता। जानते हो पूरा नाम क्या हो गया, मेथेनामीन। मेथेन प्लस एमीन बराबर मेथेनामीन। समझ रहे हो कैसे नाम पढ़ना है? अभी आगे आ जाते हैं, अभी तो और भी नाम आएंगे। बेटा कार्बन 2 वाला ग्रुप है, और कार्बन 2 वाले ग्रुप में देखो C2 और H अगर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, C2H5। जानते इसको एथिल बोलते हैं या एथाइल, और बेटा नाम के लास्ट में क्या लगाएंगे, एमीन। लेकिन इसका जैसे ही हम IUPAC नाम पढ़ने जाएंगे, कार्बन 1 वाले को मेथेनामीन कहा था, जानते हो कार्बन 2 वाले को क्या बोला जाए? हाँ यार बिल्कुल सही है, एथेनामीन। तो क्या अभी तक कोई समस्या तो नहीं है इसमें? जहां प्रॉब्लम आए भैया उसी समय रोक देना हमको। आगे पढ़ते हैं, कार्बन कितने हैं, 3। कार्बन 3 को देखो, कार्बन अगर 1 को मिथाइल, कार्बन 2 को एथाइल, तो कार्बन 3 को बोलते हैं प्रोपाइल। और थोड़ा सा आगे
प्रोपाइल एमीन। लेकिन अब कुछ बच्चों के दिमाग में शायद ये बात आ गई होगी कि सर जी ने इतनी जगह क्यों छोड़ रखी है, सुनो क्यों छोड़ रखी है, इस पर भी ध्यान रखना। नाइट्रोजन किनारे वाले कार्बन से जुड़ा है ना, ऐसे कंपाउंड को नॉर्मल प्रोपाइल एमीन बोलते हैं। अब कहोगे सर जी ये बात तो समझ में आएगा, इसके बाद वाला कंपाउंड पढ़ेंगे, अभी समझ में आएगा। अब IUPAC नाम डालने के लिए नंबर डालो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा। अच्छा तीसरा कार्बन डालोगे तो जरा थोड़ा सा ध्यान देना, कार्बन कितने हैं, 3 को प्रोपेन, और बेटा पहले नंबर पर NH2 जुड़ा है ना, तो प्रोपेन फर्स्ट, और बेटा नीचे लिख दें एमीन। क्या इस बात को देखो, अभी भी मैं बोलता हूं, क्या इस बात को जान पाए प्रोपेन फर्स्ट एमीन क्यों दिया गया? जब कार्बन परमाणुओं की संख्या एक ही सीरीज में 2 से ज्यादा निकल जाए तो भैया फिर नाम बताना जरूरी हो जाता है। जब तक कार्बन 1 रहे या कार्बन 2 रहे नाम मत बताइए, कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक ही श्रृंखला में अगर कार्बन की संख्या 2 से ऊपर निकल जाती है, अब तो भैया कार्बन का भी नाम बताया जाएगा कि कौन से नंबर के कार्बन पर आपने एमिनो ग्रुप लगा दिया है। अब देखो कोई सारी नॉर्मल लगाया था, ध्यान से देखो, फॉर्मूला तो ये भी वही है, बस फॉर्मूले में मात्र एक चेंज है, उसमें कॉर्नर वाले पर कार्बन पर NH2 लगा था, इसमें बीच वाले पर लगा है। तो ध्यान दो, NH2 जिस ग्रुप से लगाओ, एक ग्रुप उसके लेफ्ट में एक ग्रुप उसके राइट में है, ऐसे फॉर्मूले को बोलते हैं आइसो। शायद अब आपको याद होगा कि नॉर्मल और आइसो और एक और था नियो, पढ़ रखा था आपने इसके पहले। आइसो, और बेटा कार्बन क्योंकि 3 है तो भैया हम प्रोपाइल लिख देंगे वैसे भी, और लास्ट में लिखेंगे एमीन। ये आइसो जानते ही हम इस बात को समझ गए थे कि दूसरे नंबर के कार्बन पे ये एमिनो ग्रुप लगा है। अब नंबर डालते हैं, तो नंबर भैया या तो इस किनारे से डाल लोगे या इस किनारे से डालोगे, दोनों ही मेरे लिए भी बराबर है। चलो इधर से डाल लेते हैं, 1 नंबर 2 तीसरा। तो कार्बन सी लाइन में कितने थे, 3, तो प्रोपेन बेटा क्या कहते हो कितने नंबर पर NH2 लगा है, दूसरे नंबर पर, तो प्रोपेन 2 एमीन। तो अब ये बता डालो, क्या ये नॉर्मल और आइसो वाली बात समझ में आ रही है? बिल्कुल किनारे पर लग जाएगा तो नॉर्मल, बीच में लग गया आइसो, और भी एक और सिचुएशन होती है लेकिन उस सीरीज को यहां पर दिया नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग उस पर बात भी नहीं करेंगे। बेटा नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ। इस पे इस फॉर्मूले को पढ़ने का देखो तरीका क्या, नॉर्मल नाम तो पहले से जानते हो, कैसे बेटा, इसको मेथाइल और इसको क्या बोलते हैं, एथाइल। तुमने अल्फाबेट के क्रम में रखा था, और अल्फाबेट के क्रम में तो एथाइल पहले पढ़ लेना चाहिए, तो क्या बोलेंगे एथाइल, और बेटा इसको क्या बोलोगे मेथाइल, और लास्ट में क्या लगा देते थे एमीन। लेकिन अभी IUPAC नाम इसका बाकी रह गया है। IUPAC नाम में तो देखो ध्यान से, ये नियम ध्यान रखो, सारा काम इसी से निपटेगा। अब क्या नियम ध्यान रखो बेटा, नाइट्रोजन जो है ये अवसरवादी होता है। अवसरवादी जानते हो, इसको जहां अच्छा अवसर मिल गया ये उधर ही जुड़ जाता है। हमने पूछा नाइट्रोजन से भैया कहां रहोगे, तो कहता है हमारे बाईं ओर 1 कार्बन वाला ग्रुप है और हमारे दाईं ओर जो है वो 2 कार्बन वाला ग्रुप है। तो हमने कहा फिर इसका अर्थ क्या है, कहता है कि 2 कार्बन वाले के साथ रहेंगे हम। तो हमें IUPAC नाम पढ़ते समय ये ग्रुप एक साथ पढ़ना है और ये वाला जो ग्रुप है ये अलग से पढ़ना है। हमेशा नाइट्रोजन जो है वो उस कार्बन के साथ चला जाता है जिसमें कार्बन एटम की संख्या ज्यादा है। अब इधर तो कार्बन एटम 1 था तो इसको छोड़ दिया, उस ग्रुप के साथ पढ़ा जाएगा। अब जल्दी से ये देखो, नाइट्रोजन के साथ जो ये ग्रुप जुड़ा है इसका नाम क्या है, मेथाइल। नाम बेटा यहां लिख दें क्या नाम, अब इस जगह कैपिटल N बनाना, कैपिटल N और मेथाइल। मेथाइल तो लिख चुके भैया, तो इसका मतलब है इसका काम तो हो गया खत्म। कार्बन 2 है तो एथेन और NH के लिए एमीन।
तो जानते हो अब नाम इसका क्या हो गया, एथेनामीन। अब इस जगह और बात ध्यान रखो, क्या ये N और ये N दोनों आपस में एक समान है? भैया ये नॉर्मल का था, और ये इस बात को बताता है कि जो मेथिल ग्रुप है वो किस पर जुड़ा है, नाइट्रोजन पर। ये नॉर्मल को नहीं रिप्रेजेंट करता, ये बताता है इस बात को कि जो मेथिल ग्रुप आपने लगा रखा है वो किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ। इसको बहुत अच्छे ढंग से याद रखना। आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर, और नेक्स्ट फॉर्मूले पर तो भैया सबसे पहले रूल पद्धति का या सामान्य पद्धति पर नाम पढ़ते हैं। कल भी पढ़ दिया, अपने रखा था मेथिल, मेथिल और मेथिल तो कम से कम 3 बार मेथिल हो गया, तो ट्राई मेथिल और एमीन, ये तो साधारण पद्धति का हो गया। अब जल्दी ही आईयूपीएसी पद्धति का नाम पूछे तो देखो, आईयूपीएसी पद्धति में मैंने बताया था ना कि नाइट्रोजन जो है वो अवसरवादी है, लेकिन यहां पर इसका अवसरवादी काम चलेगा नहीं। अगर सोचो तुम खुद, नाइट्रोजन जिस भी कार्बन की ओर झुकाव करेगा हर तरफ उसको एक ही कार्बन मिलेगा। मैं कहता हूं नाइट्रोजन इसके साथ भी जुड़ना चाहेगा, एक कार्बन, नाइट्रोजन इसके साथ भी जुड़ना चाहेगा, एक कार्बन, नाइट्रोजन बाईं ओर भी जुड़ना चाहेगा, एक कार्बन। तो इस जगह पर आप नाइट्रोजन को किसी भी ग्रुप के साथ लिख सकते हो। तो मैंने मान लिया है नाइट्रोजन को इस ग्रुप के साथ लिख लेते हैं। देखो मैं क्या बोलता हूं, नाइट्रोजन को किसी ग्रुप के साथ रख सकते हो, अब हमको एक ग्रुप मानना पड़ेगा, मैंने उसी को मान रखा है। क्या बोलते हो, ये भी मेथिल नाइट्रोजन से ही जुड़ा है, ये भी मेथिल नाइट्रोजन से ही जुड़ा है। लिखेंगे कैसे, N, N डाई मेथिल। देखो ये वाली बात जिसको ना समझ में आई, अभी भी हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, टाइम है अपने पास इतना कि इस पर बात कर लें। अच्छा ये बताओ, 2 बार नाइट्रोजन लिखा गया, जानते हो क्यों? 1 बार नाइट्रोजन इस मिथाइल के लिए और 1 बार नाइट्रोजन इस मिथाइल के लिए। तो N, N डाई का मतलब है 2 बार, मिथाइल का मतलब है CH3 ग्रुप। अच्छा अब इसके बाद बचता कौन है, CH3N, तो CH3 को तो मेथेन बोलोगे अब, और लास्ट में एमीन, मेथेनामीन। अभी बेटा नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, इसका पढ़ते हैं रूढ़ पद्धति में भी नाम और आईयूपीएसी पद्धति में भी नाम। वो यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इस तीर के निशान से कोई परेशानी तुमको नहीं होनी चाहिए। अच्छा पहले तो ये बताओ, यहां ग्रुप में कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन को तो मैं ये समझ गया ब्यूटाइल, इसको क्या पढ़ेंगे, एथाइल, इसको भी क्या पढ़ेंगे, एथाइल। अल्फाबेट के क्रम में जैसे ही आप गए तो ब्यूटाइल बी से स्पेलिंग स्टार्ट करता है और इनकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है ई से। तो मैं क्या सोचता हूं, पहले पढ़ लेते हैं ब्यूटाइल और फिर एथाइल 2 बार है, तो चाहे एथाइल एथाइल कह दो और चाहे मैं तो कहता हूं इसको क्या बोल दो, डाई एथाइल। तो ब्यूटाइल हो गया, डाई एथाइल हो गया, लास्ट में एमीन तो लगाते ही थे बेटा। लेकिन ये भी ध्यान रख लो इस सूत्र में, बाकी सूत्रों में तो नहीं, लेकिन इस फॉर्मूले को अगर आप किताबों में देखोगे तो कुछ पब्लिकेशन ने इसके फॉर्मूले को ऐसा भी लिख रखा है। कैसे लिख रखा है, डाई एथाइल ब्यूटाइल एमीन, ऐसा भी कुछ किताबों ने लिख रखा है। मतलब मुझे अल्फाबेट के हिसाब से ब्यूटाइल को ही रखना चाहिए था, लेकिन कुछ किताबों ने ब्यूटाइल को कहां रखा है, बाद में। तो हम अपने नियम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन अगर कुछ किताबों में ऐसा तुमको देखने को मिल जाए गलत, वो भी नहीं लिखा है, वहां भी सही लिखा हुआ है, उससे भी परेशान। अरे लेकिन इसका तो आईयूपीएसी नाम छूट गया, और इसका आईयूपीएसी नाम छूट गया तो भैया आईयूपीएसी नाम तो यहां लिख लिया जाए, स्टार बना के लिख देते हैं, क्योंकि नाम बहुत सारे हो गए हैं तो स्टार बना के ही नाम लिखना ठीक रहेगा। कितने लोग ये बता सकते हैं, बुद्धिजीवी प्राणी हैं कितने लोग ऐसे जो ये बता दें नाइट्रोजन तो अवसरवादी था? कोई इसको लंबी कार्बन श्रृंखला मिली है क्या अभी? अरे हाँ मिल गई है, 4 कार्बन की। तो ये 4 कार्बन वाला तो उसके साथ चला गया,
अच्छा नंबर डाल लेते हैं पहले इसको ना, नंबर डाल लिया जाए। देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन। जल्दी से बताना। देखो नाइट्रोजन से ये एथाइल ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रोजन से यहां भी एथाइल ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रोजन से 2 बार एथाइल जुड़ा है क्या, N, N, और इसके बाद डाई एथाइल। ये तो इन दोनों की बड़ाई बता चुके तुम। जानते हो इस पूरे फॉर्मूले को क्या बोला जाए? अरे एथना तो गलत बोल देंगे। कार्बन कितने हैं? 4। ब्यूटेन कहोगे? ब्यूटेन फर्स्ट एमीन। क्या किसी व्यक्ति को इस बात से दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही, ब्यूटेन के बाद फर्स्ट एमीन क्यों लिख दिया? भैया ब्यूटेन लिखा 4 कार्बन के कारण, फर्स्ट लिखा क्योंकि पहले नंबर के साथ एन जुड़ा था तो एमीन। फर्स्ट पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी को दिखाता है तो फर्स्ट एमीन वहां लिख दिया गया। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको एक चैप्टर पे और मिलेगा। देखो इसका नाम कैसे पढ़ते हैं, नॉर्मल नाम सबसे पहले। बेटा इस बीच वाले पार्ट को पहले पढ़ना। 6 को पढ़ेंगे हेक्सा, CH2 को पढ़ते हैं मेथिलीन या मेथाइलीन। फिर से 6 को पढ़ते हैं हेक्सा, CH2 को पढ़ते हैं मेथिलीन या मेथाइलीन। और बेटा 2 बार NH2 ग्रुप है क्या, तो इसको पढ़ेंगे डाई एमीन। हेक्सा मेथाइलीन डाई एमीन, ये फॉर्मूला है इसका रूढ़ पद्धति पे नाम अगर देखा जाए। अब कहोगे IUPAC पद्धति पर नाम, तो क्या इनमें से कुछ बातें तुम लोगों की नोट हो गई हैं? अब कहोगे सर जी IUPAC नाम के थोड़ा छोड़ नहीं रहे। बेटा इसको समझा रहे, इसको वे काम करेंगे, इसको भाई पूरी इस श्रृंखला को हमें खोलना होगा, तब हम तुमको बेटर तरीके से समझा पाएंगे। तो हम उसके लिए हम ये जानते हैं, क्योंकि ये नोट हो गया है तो इसको एक काम कर लेते हैं, इस हिस्से को थोड़ा सा मिटा लेते हैं। यहां इतने पे तो अपना काम बन जाएगा। देखो इसको कैसे लिखते हैं, NH2। अब तुमने देखा कि CH2 कितनी बार है? 6 बार। 1 2 3 4 5 और यहां 6वीं बार हो गया, लास्ट में NH2। कहोगे IUPAC नाम के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं? हाँ। अच्छा देखो इसको नाम, बेटा किधर से भी नंबर डाल दो, मुझे कार्बन की श्रृंखला का नंबर भी चाहिए होता है। अब इस बात पर डिपेंड करते हैं क्या नंबर नाइट्रोजन पे ना दे, नहीं, कार्बन श्रृंखला पर नंबर डालना है। तो कार्बन श्रृंखला में यहां से चाहे 1 से स्टार्ट कर दो, चाहे इधर 1 से स्टार्ट कर दो। पूछेगा सर जी अब इससे क्या हुआ? देखो अभी लिखते हैं, सीधी लाइन पे कार्बन कितने थे, बॉन्ड कैसा था, सिंगल। तो 6 कार्बन का मतलब है हेक्सेन। 6 का अर्थ हेक्स, एन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि बॉन्ड सिंगल है, और डबल होता तो इन, ट्रिपल होता आइन। और बेटा जरा देखो पहले नंबर पर एमीन लगा है और 6वें नंबर पर एमीन लगा है, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। ये फॉर्मूला हो गया IUPAC में से। बेटा लास्ट नंबर फॉर्मूला जो बचता है, तो ये वाली बात समझ पाए ना कैसे इसको नाम पढ़ना है। हेक्सेन इसलिए बोला 6 कार्बन थे, सिंगल बॉन्डेड थे। हेक्सेन 1 का मतलब पहले कार्बन पर, 6 का मतलब 6वें कार्बन पर, और डाई का मतलब 2 बार, इन का मतलब लगा हुआ है NH2 ग्रुप। अभी लास्ट में चलते हैं इस फॉर्मूले को। इसका तो एक बंधा हुआ नाम पहले से तैयार रखो। कहोगे बंधा हुआ नाम क्या है? एलाइल एमीन। इसका ये सूत्र रूढ़ पद्धति में तो भैया तैयार रखो। अब आ जाते हैं, पढ़ते हैं IUPAC सिस्टम में इसका नाम क्या होगा। तो भैया नंबर डाल देते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। ध्यान देना, दूसरे कार्बन के बाद लगा हुआ है डबल बॉन्ड,
इन, और बेटा पहले कार्बन पे लगा हुआ NH2, 1 एमीन। फिर प्रोप का मतलब कार्बन 3, 2 का मतलब है दूसरे नंबर पर, इन का मतलब है डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 1 का मतलब पहले नंबर के कार्बन पर, और एमीन का मतलब है NH2 ग्रुप लगा हुआ है। एक काम करोगे, इनको नोट करोगे, तब हमारे पास और भी कुछ सूत्र हैं जो एरोमेटिक एमीन पर आधारित हैं। एलिफेटिक एमीन तो तुमने पढ़े, एरोमेटिक एमीन के भी IUPAC नामकरण देख लेते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। फिर बेटा पहले वाले का नाम पढ़ने का नंबर आता है, देखो इसको फेनिल बोल सकते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग को, देखो बेंजीन में भी एक अच्छाई है, अगर इस ग्रुप को आप पहले पढ़ना चाहो फेनिल, और इसी ग्रुप को आप बाद में पढ़ना चाहो तो बेंजीन, तो हम इसको देखो ऐसे पढ़ेंगे, पहले इसको फेनिल, और बेटा बाद में लिखेंगे एमीन। एक तो इसका बहुत अधिक फेमस नाम है, आप ये सारे नाम भूल जाना, इसको याद रखना, एनिलीन, क्योंकि एनिलीन वाला नाम जो है ये बहुत अधिक पूछा जाता है, और बेटा ज्यादातर अपने यहां आता भी इसी नाम से, दूसरे नाम से आता भी नहीं। एक और नाम है बेंजीनामीन, क्योंकि बेंजीन पर NH2 लग गया, बेंजीनामीन ये IUPAC नाम है। कि जो लास्ट में लिखा हुआ नाम है ये कौन सा है, IUPAC, ये तो बहुत ही फेमस नाम है। देखो इसके नीचे मैं 2-3 तीर बना दूं और भी फेमस कर दे भैया इसको, और इसको कहते हैं फेनिलेमिन। तो ये दोनों नाम अगर आपको तैयार नहीं है चल जाएगा, लेकिन बीच वाला नाम नहीं तैयार है फिर चलने वाला भी नहीं है। अभी इस पर बात करते हैं। देखो एक चीज तो इसको पहले से समझो, अगर यहां पर एमीन ग्रुप ना लगा होता और बेंजीन पर केवल CH3 लिखा होता, जानते हो इसको कहते हैं टॉलुइन। हाँ, इसको नाम देते हैं टॉलुइन, और क्योंकि टॉलुइन दूसरे पोजीशन पर लगा इसको ऑर्थो टॉलुडीन, इसको थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, ऑर्थोटॉलुडीन बोलते हैं। और थोड़ा सा इसको याद रख लेना, इसका एक और नाम है ऑर्थो मेथिल, और बेटा ऊपर वाले सूत्र का नाम था एनिलीन। तो इसको ऐसे ही पढ़ सकते थे कि ऑर्थो मेथिल एनिलीन। एक इसका नाम और है, देखो है, लिख ध्यान है, 2 एमीनो। अगर इसको एक नंबर मानोगे तो इसके जस्ट बगल में होगा दूसरा नंबर, 2 नंबर पर एमीनो। और बेटा मैं बता रहा था अगर ये फॉर्मूले में ना होता तो इसको नाम क्या देते हैं, टॉलुइन। तो इस फॉर्मूले को नाम ये याद रख लेना। आगे चलेंगे नेक्स्ट नंबर पे, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे। एक तो पहला नंबर है कि यहां पर एमिनो लगा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये है पैरा। तो पैरा के लिए पी ब्रोमो, और बेटा अगर ब्रोमो को हटा दिया जाए तो ये फॉर्मूला किसका था, एनिलीन का। एक और देखो, याद रखो इसका नाम, जरा ध्यान से देखना, इसको मैच करवाओ। इस फॉर्मूले का नाम बेंजीनामीन था कि नहीं था, और बेंजीनामीन के ही फॉर्मूले पर केवल क्या लगा दिया गया है, ब्रोमीन। कौन से नंबर पर, पहला नंबर तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 ब्रोमो बेंजीनामीन। तो इसका नाम बेटा ऐसे भी पढ़ सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। देखो ये लास्ट वाला है, इसको भी नाम पढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि ऐसा फॉर्मूला लिखा है तो कई लोगों के दिमाग में तमाम प्रकार की बातें आती हैं। इसी को देखो
कुछ अच्छे ढंग से लिख देते हैं, तब तुमको लगेगा अरे सर जी ये तो सूत्र आता था हमको पहले से। देखो ये ग्रुप को C6H5 लिख दिया जाए, C6H5N, एक CH3 नीचे लिख दिया, एक CH3 सामने लिख दिया। कहा सर जी अब ये बिल्कुल आसान है, ऐसा तो हम पढ़ चुके हैं। देखो C6H5 के साथ N और उसके साथ 2 CH3, C6H5 के साथ N 2 CH3। पहले तो ये बताओ, नॉर्मल नाम पढ़ेंगे इसका। पहले तो देखो तुम अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, ये दोनों मिथाइल ग्रुप हैं और इस ग्रुप को क्या कहते हैं, फेनाइल। तो भैया फेनाइल की स्पेलिंग पी स्टार्ट होती है पी से, पहले इन्हीं को पढ़ लो। तो क्या बोलोगे, डाई, या ऐसे लिख दो, चलो डाई मेथाइल ही लिखो, डाई मेथाइल, और फिर C6H5 के लिए PHENYL, और लास्ट में N को देखते हुए एमीन। लेकिन बात आती है कि क्या सर यहीं से सारे नाम खत्म हो गए? सारे नाम थोड़ी खत्म हुए। अब थोड़ा सा ध्यान दे देखो इस बात को, बाकी सारी बातों को छोड़ दो, एक बात पर याद करो, इसको क्या पढ़ रहे थे, बेंजनामीन के फॉर्मूले पे ये आता था कि नहीं आता था? बस किया क्या गया है, इसी फॉर्मूले को उठा के यहां रखा गया और नाइट्रोजन परमाणु से 2 CH3 जोड़ दिए गए। तो नाइट्रोजन से पहला CH3 जोड़ा गया, नाइट्रोजन से दूसरा CH3 जोड़ा गया, इसलिए डाई मेथिल। देखो इतनी समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए कि इस फॉर्मूले को कहते थे बेंजनामीन। बेंजनामीन पर क्या किया गया, 2 CH3 जोड़ दिए गए और दोनों CH3 किससे जोड़े गए, नाइट्रोजन से। तो N, डाई मेथाइल। अच्छा किसके सूत्र में जोड़े गए हैं, बेंजनामीन के, तो बस वहां लिख डालो यार, बाकी काम ही न मत करो कोई। बेंजनामीन मीन। तो इस प्रकार से बेटा अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड आ जाता है तो आप एरोमेटिक कंपाउंड के नाम लिखोगे। अच्छा क्या है कि अपने यहाँ नाम इनके आते हैं, पूछता है यूपीएससी में सर रूढ़ पद्धति में, तो भैया नाम लिखने बिल्कुल जरूरी है, तो इनको जल्दी से नोट कर लेते हैं और फिर बाकी की जो पढ़ाई रहेगी भैया वो होएगी अगली क्लास में।